कश्मीर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन यहीं पे अगर दो ही नागरिकता होती तो राजस्थान सोचता भाई फालतू में काहे टेंशन लेने जाए, हम क्यों अपना जान गंवाने जाएंगे जम्मू कश्मीर के लिए। बस समझ में आया। तो ये सबसे बड़ी फायदा है सिंगल सिटीजनशिप का कि हमारा जो अखंड भारत है ना, उसकी अखंडता लंबे समय तक बनी रहेगी। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है। ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। कैबिनेट प्रणाली, भारत में कानून जो है कोई एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लाया जाता, कानून जो है किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लाया जाता, इसमें किसके द्वारा लाया जाता है? एक समूह के द्वारा। ये जो आप देख रहे हैं विधायिका, इस विधायिका में से निकलती है कार्यपालिका। ठीक है, और इस कार्यपालिका को भी अगर अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे तो इसमें हो जाते हैं पीएम प्लस कैबिनेट मिनिस्टर प्लस मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद करिए, परिषद। ठीक है, और इस मंत्री परिषद में से निकलता है मंत्रिमंडल, और इसी मंत्रिमंडल के अंतर्गत आपका होता है कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट का मतलब सीधा समझिए, आज के समय में आप सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर है, आप सुनते होंगे गृह मंत्री हैं, आपका विदेश मंत्री हैं, आपके जो है कुछ गिने चुने लोग जिनका नाम आप जानते हैं मंत्रालय के अंतर्गत, वो सभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और वहीं कैबिनेट मिनिस्टर की बात यहां पे की गई है, तो जब भी ध्यान रखिएगा कोई एक आदमी अगर शासन सत्ता का बागडोर अपने अंदर लेगा तो वहां पे एक सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि वह जो है केवल सिंगल अपने हिसाब से सोच पाएगा। जैसे हिटलर, मुसोलिनी, वो पूरे देश को अपने माइंडसेट के हिसाब से चलाना शुरू किए। लेकिन जब कैबिनेट की बात होगी तो आप एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि किसी एक आदमी का माइंडसेट नहीं होगा। जब 10 लोग मिलेंगे तो सिंपल सी बात है, कुछ लोग किसी मुद्दे पर हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे, और इस तरह से जब डिबेट होगा, वाद विवाद होगा, तो उसमें से एक नया, एक बढ़िया, एक शानदार सा रूल निकल के आएगा। लेकिन जब सिंगल आदमी सोचेगा तो वही जो बोल दिया वही जो है सो एको हम द्वितीय नास्ति, जो मैं बोल दिया वही एक जो है सो क्या है, नियम है, कायदा है, कानून है। यहाँ पे मामला जो है सो गड़बड़ हो सकती है। तो भारत में ऐसी प्रणाली नहीं है, भारत में कैबिनेट प्रणाली है, यानी कि भारत में शासन सत्ता जो है, कानून बनाने का अधिकार किसी एक व्यक्ति के पास नहीं, एक लंबे चौड़े एक लिस्टों के पास, एक बड़े शासन व्यवस्था के पास है। और ये हमने ब्रिटेन से लिया है। विशेषाधिकार रीट, आप देखते होंगे आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के तहत आपको जो है रीट जारी करने का विशेषाधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करने का अधिकार जो है वह किसको दिया गया है? वह दिया गया है आपको उच्च न्यायालय को। ठीक है, तो ये रीट क्या है? अगर आपके किसी भी नियम का, आपके किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस मौलिक अधिकारों के हनन के केस में यह अधिकार है किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास, कि वह मौलिक अधिकारों के हनन के एंगेस्ट में रीट जारी कर सकती है। क्लियर है? इसके बाद है द्विसदनीय प्रणाली। भारत में जो शासन व्यवस्था है वह 2 सदन के द्वारा चलता है। एक सदन है आपका कौन सा? लोकसभा, जिसको लोअर सदन कहते हैं। दूसरा है आपका राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों सदन मिलकर के शासन व्यवस्था को क्या करते हैं? संचालित करते हैं, चलाते हैं, रन कराते हैं। क्लियर? तो आपने देखा क्या? आपने देखा कि ब्रिटेन ने क्या लिया है? सरकार की संसदीय प्रणाली को, विधि के शासन को, विधायी प्रक्रिया को, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट और आपका संसदीय प्रणाली, इन सभी चीजों को हम लोगों ने कहां से लिया है? तो इन सभी चीजों को हमने ब्रिटेन से लिया है। इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला अगर हम देखें तो अगला आपका कह रहा है क्या? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दो से दक्षिण होता है। तो दक्षिण अमेरिका से हमने क्या लिया है? दक्षिण अमेरिका से हमने लिया है संवैधानिक संशोधन प्रणाली और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। संवैधानिक संशोधन प्रणाली, आज के टाइम में हम जो है अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं, हम अपने संविधान में बदलाव कर सकते हैं। कैसे बदलाव कर सकते हैं, कैसे संशोधन कर सकते हैं? तो हमारे पास जो है संशोधन का 3 अलग अलग प्रक्रिया है। साधारण बहुमत से भी संशोधन कर सकते हैं, और हम जो है विशेष बहुमत से भी संशोधन कर सकते हैं, और विशेष बहुमत प्लस राज्यों के सहयोग से भी संशोधन कर सकते हैं। और अब तक हम 127 बार संशोधन कर भी चुके हैं, जिसमें से 106 संशोधन लागू भी हो चुका है। और यह प्रक्रिया, यह प्रणाली हमने कहां से लिया है? दक्षिणी अमेरिका से। अब इस चीज को समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे उंगली में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, घाव वगैरह हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? पूरे हाथ काट के फेंक देंगे या उंगली का ट्रीटमेंट करेंगे? हम क्या करेंगे? उंगली का ट्रीटमेंट करेंगे।
ठीक है, तो ये उंगली का ट्रीटमेंट करने का जो कॉन्सेप्ट है, इसी को बोलते हैं संविधान संशोधन प्रणाली। अगर संविधान के किसी नियम में, किसी रूल में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करेंगे, हम केवल उस नियम, उस रूल को चेंज करेंगे, ना कि पूरे संविधान को। और इसी प्रक्रिया को संवैधानिक संशोधन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होगा, उनको कैसे चुना जाएगा, इसके बारे में हम लोग जो है कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने कहां से लिया है, तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने दक्षिणी अमेरिका से लिया है। क्लियर है आपका? राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव, ठीक है। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो भैया 245 सदस्य हैं, और इसमें से चुने कितने जाते हैं, तो 233 सदस्य चुने जाते हैं। जैसे बिहार से कितने लोग हैं, 16 लोग। तो ये जो बिहार से 16 लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस आधार पर, किस प्रक्रिया द्वारा जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों बात, संवैधानिक संशोधन प्रणाली और राज्यसभा के सदस्यों का के चुनाव की प्रक्रिया, हमने आपको दक्षिणी अमेरिका से लिया हुआ है। क्लियर? आइए, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि आयरलैंड, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। ये राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसको हम लोगों ने कहां से लिया है, तो इसको हम लोगों ने लिया हुआ है आपको आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, तो यह वैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, ध्यान रखिएगा, वैसे मौलिक अधिकार हैं जो हमें तब मिलेंगे जब राज्य सक्षम महसूस करेंगी। इस अधिकार को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति का चुनाव। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है, यह किस आधार पर होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से लिया है। वैसे राष्ट्रपति के चुनाव की बात की जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, किस आधार पर होता है, तो ध्यान रखिएगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, उसको अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। उसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बात की जाए तो राज्यों के लिए सदस्यों का मनोनयन, राज्यों के लिए सदस्यों का मनोनयन, एक्चुअली राज्यसभा होगा यहां पे, राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन। जैसे मैंने बताया कि राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 243 सदस्य भैया चुन के आते हैं, निर्वाचन द्वारा आते हैं। बच कितने गए, बच गए 12। इसी 12 की बात यहां पे की गई है कि इन 12 का मनोनयन होगा। ये 12 किसी एक या विशेष क्षेत्र के विशेष जानकार होंगे, एक या अधिक क्षेत्रों के विशेष जानकार होंगे। जैसे बहुत बड़ा संगीतज्ञ होगा, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हो गया, बहुत बड़ा प्लेयर खिलाड़ी हो गया, तो वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्लियर है? तो इसी प्रक्रिया को हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से। तो आप ध्यान रखिएगा, 3 बातें आयरलैंड से हो गई, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन। ये 3 बातों को हम लोगों ने कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। याद रखेंगे आप। आइए, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला कह रहा है जर्मनी। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का मनोनयन, जर्मनी से हम लोगों ने लिया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का मनोनयन थोड़ी होगा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का क्या, निलंबन। ठीक है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। हमारे पास जो आपातकाल है, इमरजेंसी का अधिकार है राष्ट्रपति के पास, ध्यान रखिएगा। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।
ठीक है। मौलिक अधिकार, आपातकाल की बात की जाए तो 18 जो है, भाग 18, उसमें आपातकाल की बातें हैं, और आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक 3 अलग अलग प्रकार के आपातकाल की घोषणा करता है। तो इस आपातकाल को राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाएगा, और उस आपातकाल के दौरान हमारे मौलिक अधिकार का क्या होगा, तो हमारे जितने भी मौलिक अधिकार है सभी निलंबित हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो आर्टिकल 12 से लेकर के और 35 तक हमारे मौलिक अधिकार की बात बताता है, लेकिन हमको मौलिक अधिकार 14 से लेकर के और कहां तक, 14 से लेकर के और आपको जो है मिला हुआ है कहां तक, तो 32 तक ही मिला हुआ है। ठीक है, 12 और 13 जो है यह मौलिक अधिकार को डिफाइन करने का काम करता है, राज्य को डिफाइन करने का काम करता है। 31 संपत्ति का अधिकार था, खत्म हो गया है, और 33, 34 और 35 जो है यह आपको किसको प्राप्त है, तो यह केंद्र सरकार को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हमारे पास जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है आपातकाल के दौरान, यह हम लोगों ने जर्मनी देश से लिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कहां से प्रेरित है, जर्मनी से। अगला है रूस, रसिया। अभी आप देख रहे होंगे कंटिन्यू लगातार जो है युद्ध कर रहा है यूक्रेन के साथ, यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो रसिया जो है यह यहां से हमने 2 बातों को लिया है। एक, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। हमारा जो दूसरा दिन का क्लास चला था वह प्रस्तावना ही चला था, मैंने आपको प्रस्तावना के बारे में सब कुछ बताया था। अब मैंने बोला कि प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, जरा कोई बताएंगे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, बताइए, कोई आदमी बताइए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। देखिए, अगर पीछे वाले क्लास को आप नहीं कर रहे हैं तो फालतू है, फिर क्लास आप मत ही कीजिए, जैसे बाकी लोग नहीं कर रहे हैं आप भी मत कीजिए, झूठों का भीड़ लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो है लिया गया है रूस से, लेकिन हमें कितने प्रकार का न्याय मिल सकता है ये बताइए आप, कोई बंधु बांधव, कितने प्रकार का न्याय मिल सकता है राजा? किसी को नहीं पता? चलिए, 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। अब जाइए एक बार प्रस्तावना वाले क्लास को देखिए, 3 प्रकार के न्याय की बात, कौन कौन? सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक। भारतीय संविधान का प्रस्तावना हमें 3 प्रकार का न्याय देता है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। और ये न्याय का, प्रस्तावना का जो न्याय का कॉन्सेप्ट है, न्याय का आदर्श है, हम लोगों ने कहां से लिया हुआ है, रूस से लिया हुआ है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य भी हमने रूस से लिया है, लेकिन याद रखिएगा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, मौलिक कर्तव्य जो है यह बाद में आया, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं होने का मतलब हुआ कि इसको बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में। किस समिति की देन थी, तो ध्यान रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की देन है ये। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार, कितने मौलिक कर्तव्य, तो ध्यान रखिएगा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन फिर बाद में आपको जो है एक संशोधन हुआ, 86वां संशोधन। इस 86वां संशोधन के दौरान एक मौलिक अधिकार और जोड़ा गया और हमारे पास मौलिक अधिकारों की जो संख्या हो गई वह 11 हो गई। वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, चलिए।